हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ शुक्र नीति। पिछले 7 वीडियो मैं इसके अपलोड कर चुकी हूँ और आज आपके लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमने सारे 7 वीडियो आपको अपलोड किए हैं और जो आपने जिनका अध्ययन किया है उनमें क्या क्या योगदान और क्या क्या मूल्यांकन शुक्र का रहा है, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो से लेकर 7वें वीडियो तक शुक्र नीति में शुक्र द्वारा वर्णित महत्वपूर्ण विचार जैसे राज्य की उत्पत्ति, रचनाकाल, राज्य के और राष्ट्र में अंतर, राजा के कार्य, राजा पर प्रतिबंध, समाज व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, परराष्ट्र नीति और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, इन सबको बिंदुवार प्रश्नोत्तर सहित आपको समझाया है। स्टूडेंट्स, मैंने बाद के सभी वीडियोस में वीडियो के साथ साथ जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ मैंने प्रश्नोत्तर लिए हैं और आज भी मैं आपको, जो आज का हमारा टॉपिक है शुक्र का, वो है शुक्र का योगदान और मूल्यांकन। तो उसमें भी मैं आपको प्रश्नोत्तर बताती जाऊंगी। तो आप ध्यान से और पूरा वीडियो पढ़िएगा और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को लाइक करिए। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं शुक्र का योगदान और मूल्यांकन। जो दूसरे विचारक यानी मनु और कौटिल्य हैं, वो थोड़े अलग तरह के विचारक हैं। क्योंकि मनु का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, वो धर्मशास्त्र की श्रेणी में आता है और कौटिल्य का जो है वो अर्थशास्त्र की श्रेणी में आता है। लेकिन जो शुक्र हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक विचारक हैं और उनके जो विचार हैं वो बहुत कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर के बने हुए हैं। इसीलिए जो अल्टेकर हैं, अल्टेकर भी बोलते हैं इनको, अल्टेकर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इन्होंने, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने भारतीय प्राचीन जो विचारक हैं उनका अध्ययन किया है, उनकी टिप्पणी लिखी है उनके ऊपर, व्याख्याएं लिखी हैं उनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी बहुत सी सूचनाएं शुक्र नीति में मिलती हैं जो कि अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हैं। इस तरह की सूचनाएं विशेषकर प्रशासनिक महत्व की, चूँकि शुक्र ने, मैंने प्रारंभ से ही आपको बताया कि शुक्र ने बजाय सैद्धांतिक के व्यवहारिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसलिए हम जो इनके योगदान का मूल्यांकन करेंगे वो भी व्यवहारिक दृष्टि से ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है शासक की सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण। तो इन्होंने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा है, शासक की सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए। अन्य विचारकों ने भी रखा है, लेकिन वो नियंत्रण इतना प्रभावी तरीके से, इतने ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखे हैं जैसे कि शुक्र ने रखे हैं। और शासक किसी भी स्तर पर निरंकुश या अमर्यादित शक्तियों का जो आचरण है या कहें प्रयोग ना करें। और इसके लिए उन्होंने धार्मिक भी नियंत्रण लगाए हैं, नैतिक नियंत्रण भी लगाए हैं, लौकिक नियंत्रण भी लगाए हैं, और इस तरह से बिल्कुल प्रभावपूर्ण शब्दों में कह दिया है कि यदि सत्ता का दुरुपयोग राजा करेगा तो उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। और क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे? क्योंकि सत्ता जो है वो उसको प्रजा ने प्रदान की है, वो प्रजा की धरोहर है राजा के पास। इसलिए यदि वह किसी भी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करता है तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा उस सत्ता को राजा से वापस ले लेगी। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह सत्ता का प्रयोग प्रजा के हित में ही करे। अब स्टूडेंट, हम यदि क्वेश्चन की बात पर आते हैं तो आपको यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको मेरे पहले वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि शासन की सत्ता पर नियंत्रण क्या क्या लगाए हैं, किस किस प्रकार से लगाए हैं, ये क्वेश्चन बड़े में भी आता है और छोटे में भी आता है। वैसे बड़े में ज़्यादा आता है, मतलब बड़े का मेरा मतलब है दीर्घ क्वेश्चंस में, निबंधात्मक या लघुतरात्मक क्वेश्चंस में। तो आपको वहाँ वीडियो पर जाकर के आपको सारे नियंत्रण पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर एक एक बात को दोबारा से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा और बोझिल हो जाएगा।
तो आगे भी मैं आपको जो भी पॉइंट आ रहे हैं उनके सबके मैंने अलग अलग वीडियो में दिए हैं। दूसरा पॉइंट आता है लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन। तो एक जो शुक्र हैं उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किया है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया है पहले वीडियोस में कि राज्य के कार्यों के आधार पर दो प्रकार के राज्य होते हैं। एक तो होते हैं वो राज्य जो केवल मुख्य कार्य करते हैं, इनको पुलिस राज्य या ये कहें कि जो केवल आवश्यक कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे कि रक्षा का कार्य और न्याय का कार्य, ठीक है। लेकिन जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो इन्होंने राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक माना है और इन्होंने प्रजा की रक्षा, भौतिक उन्नति के अतिरिक्त सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह, नैतिक कल्याण जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। अब आप कहेंगे विस्तृत विवरण क्या है, तो वहाँ पर फिर मैं स्टूडेंट्स कहूँगी कि आपको मेरे पहले वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा कि शुक्र ने राज्य के क्या क्या कार्य बताए हैं। कौटिल्य और मनु से भी ज़्यादा विस्तृत सूची जो है वो शुक्र ने दी है। और स्टूडेंट, यदि आपको और चाहिए कि मैडम आप शुक्र के हमें कार्य और क्षेत्र और ज़्यादा व्यापक बताइए, तो मैं अलग से, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं अलग से शुक्र के कार्य क्षेत्र का वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि दंड नीति को सर्वप्रमुख विद्या के रूप में मानना। देखिए, शुक्र ने 4 नीतियाँ बताई हैं। कौन कौन सी हैं? वार्ता, त्रयी, आंगवीक्षिकी और दंड नीति। यही नीति कौटिल्य ने भी बताई हैं अपनी 4 नीति, मतलब 4 विधाएं, 4 विद्याएं या 4 विधाएं या ज्ञान की 4 शाखाएं, हम इन्हें किसी भी नाम से कह सकते हैं। तो जो दंड नीति है वो चौथी वाली शाखा है, विधा है, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दंड नीति का मतलब है राजनीति, या राजा जो कार्य कर रहा है वो, या राज्य का संबंधी जो भी व्यवहार होता है वो दंड नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने दंड नीति की सैद्धांतिक और धर्मशास्त्रीय, व्यवहारिक, लौकिक मतलब जो दंड नीति है उसको श्रेष्ठ माना है ना। जो भी धर्मशास्त्रीय ज्ञान है, या हम कहें कि जो तीनों विधाओं का ज्ञान है, उनके ऊपर दंड नीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने मानी है। और राजा यदि दंड नीति का अच्छी तरह पालन करे, अच्छी तरह से अपना शासन करे, तो वह सतयुग की स्थापना कर सकता है। यानी वो सारी जो अराजकता उसको समाप्त करके बहुत अच्छा, शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण शासन को ला सकता है, स्थितियों को ला सकता है। राज्य की ऐसे समाज की वो स्थापना कर सकता है जहां हम कहें कि ये सतयुग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है, जो विधाएं हैं क्या हैं, वो सब मैंने विस्तार से पहले वीडियोस में आपको बताई हैं। अगला पॉइंट आता है उदार एवं व्यवहारिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन। तो जो समाज व्यवस्था है वो देखिए इनकी, वैसे मैंने समाज व्यवस्था का अलग से पूरा एक वीडियो आपको अपलोड किया है और उसमें बहुत विस्तार से सामाजिक व्यवस्था बताई है। यह मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि जो शुक्र है उन्होंने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी है, आश्रम और वर्ण व्यवस्था उसी प्रकार से बताई है, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा परिवर्तन किया है कि शुक्र के अनुसार समान इन्होंने एकदम, इनकी जो वर्ण व्यवस्था है ना वो मनु के समान, मैं बार बार इनको थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, मनु के समान इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो कठोर नहीं है, अपितु उदार है। यानी इन्होंने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के बजाय कर्म, योग्यता, प्रतिभा के आधार पर वर्ण व्यवस्था के पुनर्निर्माण की बात कही है। और जो वर्ण और जाति का महत्व वो विवाह और भोजन के अवसरों पर ही इन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से हमें वहाँ इसको देखना चाहिए, विवाह और भोजन के अवसर पर। और बाकी जो हम कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें व्यक्ति के कार्य देखने चाहिए, उसकी योग्यता देखनी चाहिए, उसकी प्रतिभा देखनी चाहिए, ना कि उसका ये देखना चाहिए कि उसके पिता का वर्ण क्या था या उसके परिवार का क्या वर्ण रहा है। तो यहाँ पर इनके जो विचार हैं वो काफ़ी उदार हैं। और जो सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक कार्य में भी वह कार्य की मतलब और गुणों की योग्यता की, यहाँ पर वो एक तरह से ये कहें कि उसको ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण माना है बजाय जन्म के।
तो यहाँ पर ये सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक उल्लेख है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी समाज व्यवस्था के बारे में भी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विचार है इनका ये समाज व्यवस्था का, कि ये कर्म पर इसको आधारित मान रहे हैं, तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैसे मेरा जो अगला वीडियो है वो केवल क्वेश्चंस का ही है, तो यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो शुक्र हैं उन्होंने समाज व्यवस्था में क्या बदलाव लाने की बात कही है। अब अगला पॉइंट आता है राज्य का सहअवयव सिद्धांत। सहअवयव मतलब अंग। तो जब मैं सप्तांग सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा है, मेरी समझ में पहला या दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने सप्तांग सिद्धांत आपको बताए हैं, तो उसमें मैंने राज्य के जो राज्य के 7 अंग हैं उनकी तुलना मानव शरीर से बताई है। जैसे शुक्र ने जो तुलना है वो मानव शरीर से बताई है और वृक्ष से भी इसकी तुलना की है। तो यहाँ पर किस किस प्रकार से उन्होंने किस किस अंग की तुलना मानव के शरीर से बताई है 7 अंगों की, वो आपको विस्तार से जानने के लिए स्टूडेंट्स मेरा पहला जो वीडियो है वो आपको देखना होगा। जैसे कि राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी, मंत्री, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र, ये जो 7 अंग हैं, इन अंगों की तुलना हमारे हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, इन सब से जो तुलना की है, या हम वृक्ष से कहें कि उसकी शाखाएं हैं, जड़ हैं, पल्लव हैं, फूल हैं, फल हैं, इस तरह से उन्होंने किसकी तुलना किससे की है ये आपको उधर मिलेगा। तो ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि उन्होंने सहअवयव सिद्धांत दिया है। जैसे हम पाश्चात्य यदि विचारकों में पढ़ते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं जिन्होंने कि इस प्रकार का सहअवयव सिद्धांत दिया है, हालांकि उनका थोड़ा सा इनसे हल्का सा भिन्न है। अगली चीज है कि राज्यों का वर्गीकरण। शुक्र नीति सार एकमात्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसने सुनिश्चित आधार पर राजतंत्रीय राज्य के विभिन्न प्रकार बताए हैं। स्टूडेंट, इन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए हैं, स्वराट, विराट, ये सब मैंने पहले दिए हुए हैं, जहाँ पर मैंने संभवतः शायद 3rd वीडियो है जिसमें राज्य के प्रकार, ये सब कुछ बहुत विस्तार से बताया है। और इस तरह का जो वर्गीकरण है वो आपको और किसी भी विचारक में नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्गीकरण है भारत के राजतंत्रात्मक साम्राज्यवादी जो शासन है उसकी प्रणाली की ओर संकेत करता है कि किस किस प्रकार का हमारे यहाँ पर पहले शासन रहा है। केवल ये शासन ही नहीं रहा है, बहुत तरह का शासन राजतंत्र में ही रहा है, वो राजतंत्र के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको वहाँ पर जाकर के वीडियो में थोड़ा विस्तार से आपको यदि देखना है तो वहाँ आपको देखना होगा। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत लंबा नहीं कर सकती हूँ। अगला है राजपथ पर यथार्थवादी ढंग से विचार। ये भी स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने राजा को देवता नहीं, यानी दैवी सिद्धांत पर इतना बल नहीं दिया है, इन्होंने मनुष्य माना है और ये कहा है कि राजा मूलतः प्रजा का सेवक है और इसी रूप में वह कर प्राप्त करता है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व भी यही है कि राजा ने प्रजा से कर रूप प्राप्त किया और बदले में क्या दी, अपनी सेवा दी। क्या सेवा दी कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। तो प्रजा पालन राजा का मुख्य कर्तव्य माना गया है। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे पद से हटा सकते हैं, यानी प्रजा को ये अधिकार है। अब है प्राचीन मंत्रिपरिषद का विकास। ये देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि किसी ने भी नहीं बताई है। शुक्र नीति ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें मंत्रियों के वरीयता क्रम, मतलब पहला मंत्री कौन सा है, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, उसी हिसाब से उनके वेतन में अंतर है। जैसे हमारे यहाँ है ना वर्तमान में कि कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, सहायक मंत्री, तो क्रम है एक मंत्रियों का। उसी प्रकार से उन्होंने भी मंत्रियों का क्रम भी बताया है और उनका जो वेतन है उसमें भी अंतर बताया है और किस प्रकार से वो मंत्री काम करेंगे, कैसे उनके विभाग बटेंगे, कैसे विभाग में परिवर्तन होगा, जो मंत्रालय हैं उनमें क्या क्या संगठन होगा। ठीक है, इन सब की बहुत ही लिखित, मतलब एकदम निश्चित और लिखित कार्यप्रणाली का भी इन्होंने उल्लेख किया है, जो कि मैंने आपको जो प्रशासनिक व्यवस्था वाला इनका जो मेरा वीडियो है उसमें बहुत विस्तार से स्टूडेंट मैंने इसको समझाया है। और ये शुक्र का मैं पुनः कह रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए रहा है।
हमारे लिए, मतलब राजनीति शास्त्र में जो राजनीतिक विचार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। अब अगला आता है कोश अर्थव्यवस्था प्रजाहितकारी राज्य, यानी इन्होंने जो कोश के संबंध में विचार दिए हैं, तो एक कोश, आदर्श कोश की धारणा का इन्होंने उल्लेख किया है। और कोश इतना संपन्न होना चाहिए कि यदि राजा को कर भी जमा ना करना पड़े तो 20 वर्ष तक राजा जो है वो प्रजा की और सेना की रक्षा करने में समर्थ है। ठीक है, यानी इन्होंने राज्य की इस तरह की योजना बताई है कि भरा पूरा रहना चाहिए जो कोश है, और आय व्यय का भी विवरण यानी बजट की वार्षिक योजना भी इन्होंने प्रस्तुत की है। तो इनका जो व्यय का विवरण है वो भी मनु और कौटिल्य और अन्य जो आचार्य हैं उनसे बहुत अधिक स्पष्ट और निश्चित है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है। और प्रजा के ये कहा है कि जो कोश है, जो उसका व्यय है वो प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए उसका व्यय होना चाहिए, और जो कर लिया जा रहा है, जो कर उभाया जा रहा है जनता से, वो भी जनता को परेशान करके नहीं, अपितु जनता से जो आवश्यकता है उतना ही कर जनता से लिया जाना चाहिए, मतलब जनता को लूटा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब आती है विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण। प्रशासनिक व्यवस्था, चूंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं भारत में, लोक प्रशासन या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, वो चीज़ें उन्होंने अपनी जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि कार्य पद्धति तो लिखित में है ही, राज सेवकों की आचार संहिता, क्या क्या उन्हें नियम उनके होने चाहिए, उनका वेतन तो है ही है, इसके अलावा अवधि, सेवा की अवधि कितनी होनी चाहिए, मतलब कब उनका कितना समय उनके लिए होना चाहिए, उनका रिटायरमेंट पीरियड क्या होना चाहिए, पदोन्नति, उनका प्रमोशन कैसे कैसे होना चाहिए, और उन्हें प्रमोशन, उनका पदोन्नति भी, पदच्युति भी उनकी हो सकती है, प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो भी उन्हें, गणवेश का मतलब उनकी ड्रेस भी होनी चाहिए एक। तो ऐसी व्यवस्थाएं कार्मिक प्रशासन के लिए दी है, जो कि वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सारी हम कह सकते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, क्योंकि और किसी विचारक ने तो इतने ज़्यादा विस्तार से प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं बताया। फिर इसके अलावा बीच में रेस्ट कितना देना चाहिए, अवकाश कितने होने चाहिए, छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य अवकाश जो मेडिकल लीव होती हैं, पेंशन मिलती है, सेवानिवृत्ति कब हो, यानी ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं किसके दिमाग में, या फिर हम ये नहीं कहते कि ये सब चीज़ें जो वर्तमान में हमारी सर्विस में हैं वो हमें पाश्चात्य देशों से मिली है। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्राचीन विचारक हैं इन्हीं की ही बदौलत हमें ये चीज़ें जो है आज मिल रही हैं, तो हमें तो इनका बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे प्राचीन विचारकों ने हमें दी है। पारिवारिक पेंशन जो कि अब मिलने लगी है, भविष्य निधि, इतनी पैसा जीपीएफ और एसआई और काफ़ी हम जमा करते हैं, बोनस जो कि समय समय पर मिलता है बोनस, तो ये सब जो बहुत सारी विकसित प्रशासनिक व्यवस्था यानी एक्स्ट्रा जो प्रशासनिक व्यवस्था में हो सकता है, वो सब चीज़ें हमें शुक्र ने अपने समय में लिख दी। और कितने प्राचीन वो विचारक हैं, ये मैंने आपको रचना काल जब इसका बताया तब की बातें हैं, तो स्टूडेंट बहुत बड़ी बात है कि इतने पहले जबकि किसी ने भी कोई विचार नहीं किया था, तब इन्होंने इस प्रकार के विचार हमारे सामने रखे हैं। अगली चीज़ आती है न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन की भी धर्मशास्त्रीय परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया है। कुछ नए तत्व इन्होंने बताए हैं, जैसे कि न्याय सभा के लिए केवल ब्राह्मण वर्ग ही नहीं अपितु कोई भी वर्ग, यानी वो शूद्र भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति न्याय सभा में शामिल हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि इनकी जो समाज व्यवस्था है वो गुण पर आधारित इन्होंने मानी है, कर्म पर आधारित इन्होंने मानी है, योग्यता पर आधारित मानी है, प्रतिभा पर आधारित मानी है, केवल वर्ण पर आधारित नहीं मानी है। ठीक है, और न्याय व्यवस्था को और आपको विस्तार से पढ़ना है तो मेरा न्याय व्यवस्था का वीडियो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट। मैंने न्याय व्यवस्था पर पूरा वीडियो एक बना के डाला है। जूरी प्रणाली जो कि वर्तमान में ब्रिटिश शासन या हम कहें पाश्चात्य शासन में प्रचलित है, वो हमारे यहाँ पहले से ही है। जूरी यानी कि
जो विशेषज्ञ होते हैं न्याय के, वो साथ में बैठते हैं न्यायाधीशों के। सम्मन जो जारी किया जाता है, जमानत जो बेल होती है आजकल, यानी कुछ शर्तों के साथ में जमानत दी जाती है, और अपील यानी दोबारा से अपनी जो केस है उसको हायर कोर्ट में ले जाना, अपील करना, ये सब चीज़ें। पुनः विचार, याचिका पर पुनः विचार होता है। नियोगी यानी वकील, ये सब चीज़ें बहुत नई चीज़ है। देखिए, वाद प्रतिवादी, साक्षी, गवाह, ये सब तो सभी ने दिए हैं, लेकिन ये जो प्रणाली है वो सब सम्मन, जमानत, अपील, नियोगी, पुनः विचार, जूरी, ये सब केवल शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में दी है। तो ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आता है परराष्ट्र संबंध में। देखिए, सैद्धांतिक और यथार्थवादी विवेचना, दोनों ही तरह की विवेचना की है। सैद्धांतिक रूप में इन्होंने जो 4 प्रकार के राजा बताए हैं वो हैं, और यथार्थवादी रूप में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की है और ये कहा है कि राज्य जो होते हैं वो अविश्वसनीयता वाकई में होती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी किसी का मित्र या शत्रु स्थायी नहीं होता। जहां हमारा राष्ट्रीय हित होता है, राजहित होता है, हमें शक्ति का तत्व होता है, वही हमारी विदेश नीति का संचालन बदल जाता है। यानी कोई कभी हमारा मित्र बन जाता है तो कोई कभी हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये जो तत्व है शुक्र का, वो भी वर्तमान आधुनिक काल के समान है। यही कहें हम कि हमारे आधुनिक काल के मनीषियों ने, जो विदेश नीति के ज्ञाता हैं, उन्होंने ये सब बातें शुक्र से ली हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप तो ज्ञान पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़, शुक्र ने जो पराजित राजा और पराजित प्रदेश के प्रति जो व्यवहार है, वो उनका व्यवहार बहुत ही आदर्शवादी व्यवहार है, लेकिन जो पक्ष है उनका वो यथार्थवादी है। यदि व्यक्ति जो राजा है वो पराजित राज्य की प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा तो वह उसके मन को भी जीत लेता है। वो केवल भौतिक रूप से नहीं जीतता, उसे मन को भी जीत लेता और हमेशा के लिए जीत लेता है। इसलिए विजेता राजा की जो विजय है वो स्थायी हो जाती है। अब अगला आता है स्टूडेंट, लास्ट, शुक्र ने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद स्पष्ट किया है। देखिए, ये भेद भी किसी ने स्पष्ट नहीं किया। राज्य और राष्ट्र में क्या कहा है उन्होंने कि राष्ट्र संप्रदाय का नियंत्रण ही उसे राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। तो यदि किसी राज्य पर, मतलब जो उस पर यदि राष्ट्रीयता लागू हो जाती है, कोई पर संप्रभुता यदि किसी स्थान पर राजा की लागू हो जाती है, तो वह राज्य का रूप ले लेता है। ठीक है, इस प्रकार शुक्र जो हैं उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप में अपनी शुक्र नीति सार में महत्वपूर्ण ये जो सारे बिंदु हैं वो लिखे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परंपरा में लिखा गया इनका ग्रंथ है, और सभी विषयों पर इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, यथार्थवादी इन्होंने लिखा है। और वर्तमान में भी जो हमारे विचारक हैं, या हम कहें कि हमारे नीति नियंता हैं, जो हमारे विदेश नीति निर्धारक हैं, जो हमारी गृह नीति निर्धारक हैं, हर तरह की नीति के बारे में इन्होंने लिखा है, तो उन्हें शुक्र से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट, यदि हम क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं तो हर जगह पर जो भी आपको ये इतने बिंदु मैंने बताए हैं, तो आपको मेरे पहले वीडियो देखने पड़ेंगे, बड़े क्वेश्चंस के लिए भी और छोटे क्वेश्चंस के लिए भी। शुक्र ने अपने राजनीतिक दर्शन में हर एक अंग के बारे में बहुत अच्छा बताया है, और बहुत ज़्यादा योगदान हमें शुक्राचार्य का जो हमारे राजनीति विज्ञान को है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे जो अगला वीडियो है उसमें मैं टोटली जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके संभावित क्वेश्चन आंसर वो आपको दूंगी, दीर्घ क्वेश्चन भी और लघु क्वेश्चन भी। और स्टूडेंट, जो भी आपको पूछना है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पूरे देखें। और आपको किसी भी विषय पर यदि वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद।